नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले ईरान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को आपके लिए डिकोड करेंगे। अब नई खबर यह है कि ईरान के पास कतर के एक एयरबेस पर B-52 बॉम्बर्स को उड़ान भरते हुए देखा गया है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। ये दोनों बातें संकेत देती हैं कि अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी इस समय कर रहा है। इधर ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 2000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और अब यूरोपियन यूनियन ने प्रदर्शनकारियों पर हो रहे अत्याचार पर गहरी चिंता जताई है और प्रतिबंधित संस्थाओं की सूची में ईरान की सेना को भी उन्होंने डाल दिया है। इसके बाद हम वेनेजुएला में चीन की हार को डिकोड करेंगे। वेनेजुएला में चीन ने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे। वेनेजुएला चीन का एक पार्टनर देश था। इसके बावजूद चीन वेनेजुएला को अमेरिका से बचा नहीं पाया और अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। यह ना सिर्फ चीन की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार है, बल्कि वेनेजुएला में चीन के लाखों करोड़ रुपए भी एक ही रात में डूब गए। और आखिर में आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के एक गांव ने कैसे अपने यहां पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि अब से थोड़ी ही देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक धमाकेदार पोस्ट किया है और ईरान की जनता से उन्होंने सीधे बातचीत करने की कोशिश की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों को देशभक्त कहकर संबोधित किया है और उनसे ईरान की संस्थाओं पर कब्जा करने की अपील की है। और साथ ही ट्रंप ने लिखा है कि जो लोग प्रदर्शनकारियों पर जुल्म कर रहे हैं उनका नाम हमेशा याद रखें और ऐसे लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस सोशल मीडिया पोस्ट की एक कॉपी मैं अभी लेकर आया हूं और मैं आपको बताता हूं। देखिए उन्होंने क्या लिखा है, आपकी स्क्रीन पर भी आता रहेगा। उन्होंने लिखा है, ईरान के लोगों से कहा है, कीप प्रोटेस्टिंग, आप अपने प्रदर्शन जारी रखिए, अपने यहां की जितनी संस्थाएं हैं उन पर कब्जा कर लीजिए, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, सेव द नेम्स ऑफ द किलर्स एंड अब्यूजर्स, यानी जो भी हत्यारे हैं वहां पर या जो भी अत्याचार कर रहे हैं आपके ऊपर, उनके नाम याद रखिएगा। ये आगे चलकर ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वो कह रहे हैं, आई हैव कैंसल्ड ऑल मीटिंग्स विद इरानियन ऑफिशियल्स अंटिल द सेंसलेस किलिंग्स ऑफ प्रोटेस्टर्स स्टॉप्स। वो ईरान के तमाम जो नेता या अधिकारी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी सारी मीटिंग, सारी बातचीत उनके साथ कैंसिल कर दी है जब तक कि अत्याचार रुकता नहीं है। और फिर उन्होंने कैपिटल वर्ड्स में लिखा है, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, हेल्प इज ऑन इट्स वे, यानी मदद पहुंचने वाली है। और फिर उन्होंने लिखा है मीगा, MIGA, मीगा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब मीगा का क्या मतलब हो सकता है? ट्रंप अब सीधे ईरान की जनता को कह रहे हैं कि सड़कों पर जमे रहो, अपने देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लो और अब अमेरिका आप लोगों की मदद करने के लिए आ रहा है। और फिर जैसे वो हमेशा कहते थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी तर्ज पर उन्होंने लिखा है, मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो आप देखिए, ये जो मीगा का मतलब है यहां पर, वो यही हो सकता है, मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने ये जो सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, इससे उन्होंने अपनी मंशा पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। उन्होंने अब कोई भी बात छुपाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने साफ साफ ये बता दिया है कि अमेरिका अब हस्तक्षेप करेगा। वहां के लोगों को कहा है कि आप ऐसे ही प्रदर्शन करते रहिए और अमेरिका बहुत जल्द मदद के साथ पहुंचने वाला है। ये इशारा उन्होंने साफ साफ किया है और वो ये भी कह रहे हैं कि अब हम ईरान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा इस बात पर चल रही है कि क्या अमेरिका ईरान के साथ भी वही करने वाला है जो उसने वेनेजुएला के साथ किया है। और यह चर्चा इसलिए तेज हो गई क्योंकि ईरान की सीमा से लगभग 275 किलोमीटर दूर कतर के अल उदैद एयरबेस से अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स
और हवा में ईंधन भरने वाले मिलिट्री एयरक्राफ्ट को उड़ान भरते हुए देखा गया है और ये ईरान के लिए एक बहुत ही खतरे का संकेत है। B-52 बॉम्बर अमेरिका का सबसे पुराना और लंबी दूरी तक हमला करने वाला एक बम वर्षक विमान है और इसकी मदद से परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हमले किए जा सकते हैं और इस बॉम्बर की रेंज बहुत ज्यादा है। इसकी रेंज है 14,000 किलोमीटर तक। तो यह है B-52 बॉम्बर। इससे पहले अमेरिका ने जून 2025 में भी अपने इन्हीं B-2 बॉम्बर्स की मदद से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था और आप मानचित्र में देखिए कि ये एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है और ये कतर की राजधानी दोहा से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। यहां 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और इस एयरबेस का रनवे लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा है, जहां अमेरिका के बड़े से बड़े विमान भी आसानी से लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। ये एयरबेस अमेरिका की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है और इसी मुख्यालय से पूरे मिडिल ईस्ट में होने वाले अमेरिका के सैन्य अभियानों को कंट्रोल किया जाता है और इसमें ईरान भी शामिल है। और यहां पर अमेरिका की बढ़ती गतिविधियों का एक ही मतलब है कि अगर ईरान पर हमला होगा तो उसे इसी एयरबेस से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ईरान के पास तुर्की, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और दूसरे देशों में भी अमेरिका के 16 मिलिट्री बेसेस हैं, जो इस समय आप नक्शे पर यहां देख सकते हैं। رژیم صهیونیستی مسئولیت ترویج خشونت و ترویج کشتاری که صورت داده. The president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. तो सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ सभी विकल्पों की जानकारी दे दी गई है। उन्हें बताया गया है कि ईरान पर हमला सिर्फ बॉम्ब, मिसाइल और सेना भेजने तक सीमित नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो साइबर और साइकोलॉजिकल युद्ध के तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान में कहां पर कितने हमले किए जाएंगे, इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप के सामने 3 विकल्प रखे गए हैं। पहला, ईरान में मिसाइल्स बनाने वाली फैक्ट्रीज और वो ठिकाने जहां पर इन मिसाइल्स को रखा गया है, यहां पर हमला किया जा सकता है। दूसरा, सैटेलाइट लॉन्च करने वाले वो ठिकाने जिन्हें मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए भी ईरान इस्तेमाल कर सकता है। और तीसरा, ड्रोन का प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्रीज। ये 3 तरह के जो हैं साइट्स हैं जिन पर अमेरिका हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक डिप्लोमेसी अमेरिका की पहली पसंद है, यानी बातचीत करके सबसे पहले इस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी सेना की घातक ताकत का इस्तेमाल करने से भी डरेंगे नहीं। Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief.
Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately. And I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, the president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary. And nobody knows that better than Iran. अमेरिका की एक खास बात है, अमेरिका जो भी फैसला करता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो ताकत के आधार पर अपने फैसले करता है और फिर वो बाकी के देशों का भी समर्थन इसमें हासिल कर लेता है। और अमेरिका ने बहुत लंबे समय तक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके गठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हों या फिर अलग अलग देशों की जो संस्थाएं हैं, वो भी आज नहीं तो कल अमेरिका के साथ आ ही जाती हैं। इराक के दौरान भी आपने यही देखा होगा, वेनेजुएला के दौरान भी अमेरिका अपनी बात मनवाने में कामयाब रहा और आज यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने भी ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर गहरी चिंता जताई है और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को प्रतिबंधित संस्थाओं की सूची में डाल दिया है। ये ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री यूनिट है जो सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई को रिपोर्ट करती है। और जर्मनी के चांसलर ने भी कहा है कि ईरान की सरकार अब अपने आखिरी दिनों में है। अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है, जो इस बात का एक बड़ा संकेत है कि अमेरिका ईरान पर अब हमले की तैयारी कर रहा है। आज ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि उनकी सेना अमेरिका के खिलाफ युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। कतर के विदेश मंत्री ने बताया है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा। رژیم صهیونیستی مسئولیت مستقیم داره در این رابطه و همینطور آمریکایی ها با اظهاراتی که کردن و با ترویج خشونت و ترویج کشتاری که صورت دادن. We know that any escalation of the sort that you described would have catastrophic results in the region and beyond, and therefore we want to avoid that as much as possible. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया आने वाले समय में एक और बड़ा युद्ध देखने वाली है? एक और बड़ा युद्ध हो सकता है ईरान और अमेरिका के बीच। आज ईरान से सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के एक सरकारी अधिकारी ने पहली बार ये खुद स्वीकार किया है कि वहाँ चल रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें प्रदर्शन करने वाले लोग और सुरक्षाकर्मी दोनों ही शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहला मौका है जब खुद ईरान के किसी सरकारी अधिकारी ने मौत के ये आंकड़े बताए हैं। हालांकि उस अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताया है, नाम गुप्त रखा गया है। लेकिन अमेरिका के एक और अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान में अब तक 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखिए आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं, कोई कहता है 2000, कोई कहता है 3000, कुछ लोगों का कहना है कि इससे भी कहीं ज्यादा लोग मारे गए हैं। समस्या यहां पर यह है कि ईरान में इस समय इंटरनेट बिल्कुल बंद है और ईरान से खबरों की पुष्टि हो नहीं पा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन के मुताबिक ईरान में इंटरनेट की सर्विस अभी पूरी तरीके से सामान्य नहीं है, इंटरनेट बंद है, लेकिन टेलीफोन की जो सर्विसेज हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इस समय ईरान की सरकार अपने देश में उन लोगों की तलाश कर रही है जो अमेरिका के स्टारलिंक इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ईरान में पिछले 47 वर्षों के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन इस समय चल रहे हैं। इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन पिछले 47 साल में ईरान में देखने को कभी नहीं मिला। हालांकि ईरान में इससे पहले भी कई विद्रोह हुए हैं, कई बार इस प्रकार के प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन सत्ता नहीं बदल पाई। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये पिछले 47 वर्षों के अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हैं और इस बार हो सकता है कुछ नया हो जाए। जैसा मैंने आपको कहा, इंटरनेट वहां पर बंद कर दिया गया है और सरकार ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर स्टारलिंक का इस्तेमाल करने पर जेल की सज़ा हो सकती है और अगर इस इंटरनेट का इस्तेमाल देश को तोड़ने के लिए हो रहा है, देशद्रोह करने के लिए हो रहा है, तो फांसी की सज़ा भी हो सकती है। तो आप सोचिए, अगर आपने किसी विदेशी इंटरनेट सेवा को इस्तेमाल कर लिया तो आपको फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है। ये कहते हैं ईरान के कानून।
अब ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इनमें जनता सड़कों पर उतरकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ खुलकर नारेबाजी कर रही है और ईरान के अलग अलग शहरों में सड़कों पर आगजनी की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि कुछ ईरान के एक या दो प्रांतों में या एक दो चार शहरों में ये हो रहा है, पूरे ईरान में, ईरान के हर राज्य में इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं, हर शहर में इस प्रकार के प्रदर्शन चल रहे हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के साथ सरकार के पक्ष में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, हमने आपको कल बताया था। और आज तेहरान में महिलाओं ने खामनेई के समर्थन में एक बड़ा प्रदर्शन किया है। 17 दिनों के प्रदर्शन में ईरान में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि जून 2025 में जब ईरान और इजराइल के बीच एक युद्ध चला था 12 दिन का, तो उसमें ईरान के लगभग 1000 सैनिकों और आम लोगों की मौत हुई थी। कहने का मतलब यह है कि युद्ध में ईरान के जितने लोग मारे गए थे, उससे दुगने लोग इस बार इन विरोध प्रदर्शनों में मारे जा चुके हैं। अब सरकार की देखिए जो रणनीति है वो ये है, सरकार ये कह रही है वहाँ की कि जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं ये भाड़े के हैं, ये किराए के लोग हैं और ये सारे विरोध प्रदर्शन स्पॉन्सर्ड हैं। जो विदेशी शक्तियां हैं, अमेरिका जैसे देश, वो जानबूझकर यहाँ पर सरकार को हटाने के लिए ये विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं। और इसीलिए सरकार ने अब अपने समर्थकों से भी अपने पक्ष में विरोध प्रदर्शन कराने शुरू कर दिए हैं, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। जो विदेशी लोग हैं, बाहर से जो लोग देख रहे हैं, जो मीडिया है, वो सारे लोग कंफ्यूज हो जाएं और आपको ये समझ में ना आए कि वहाँ की जनता चाहती क्या है। अब जो आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं मरने वालों के, इनकी संख्या इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी ये प्रदर्शन ना तो ख़त्म हुए हैं और ना ही कम हुए हैं। ईरान में सत्ता विरोधी आंदोलन से जुड़े एक प्रदर्शनकारी को अब फांसी की सज़ा देने की तैयारी चल रही है और इस प्रदर्शनकारी का नाम है इरफान सुल्तानी और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल है। तस्वीर आप देख रहे हैं, 26 साल का ये लड़का, इसे फांसी की सज़ा देने की तैयारी चल रही है। इरफान सुल्तानी को 8 जनवरी को ईरान के करज शहर में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और कहा जा रहा है कि ईरान में मौजूदा आंदोलन से जुड़ी ये पहली फांसी की सज़ा हो सकती है। और हो सकता है कि इस व्यक्ति को एक पोस्टर बॉय बनाकर ईरान में बाकी प्रदर्शनकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उन्हें डराने की कोशिश की जाएगी। ईरान की सरकार ने आरोप लगाया है कि इरफान अल्लाह के खिलाफ युद्ध कर रहा है और ये एक ऐसा अपराध है जिसके लिए ईरान में मौत की सज़ा दी जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इरफान को अपनी सफाई देने के लिए कोई वकील नहीं दिया गया और अब उसे 14 जनवरी यानी कल फांसी की सज़ा दी जा सकती है, फांसी पर लटकाया जा सकता है। तो देखिए, कुछ ही दिन में ना मुकदमा चला और मुकदमा चलाया भी होगा तो आप सोचिए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर गिरफ्तार भी कर लिया, मुकदमा भी चला दिया और फांसी पर भी लटका दिया। ऐसी न्यायिक प्रणाली है इस समय ईरान की। ईरान के एक प्रदर्शनकारियों का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है ईरान इंटरनेशनल और इस पोर्टल ने दावा किया है कि ईरान में अब तक 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 12,000 लोग कुछ ही दिनों के अंदर एक देश में मारे जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ईरान से व्यापार करेगा उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ईरान अपना ज्यादातर तेल चीन को बेचता है, यानी चीन उससे व्यापार करने वाले देशों में पहले नंबर पर है और अब ईरान चीन पर 25% टैरिफ और लगा सकता है। इसके अलावा ईरान के साथ व्यापार करने वाले जो प्रमुख देश हैं उनमें तुर्की है, इराक है, कतर है, यूएई है और भारत भी है। चीन ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर कहा है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और किसी भी अवैध और एक तरफा प्रतिबंध का वो विरोध करेगा। चीन पर इस समय अमेरिका ने 47.5% टैरिफ लगाया हुआ है और अब चीन पर यह 25% अगर और लगा दिया गया तो 72.5% टैरिफ लग सकता है। यानी ट्रंप की 25% टैरिफ की धमकी एक तरह का ग्लोबल पावर स्ट्रगल बन गया है जो इस समय अमेरिका और चीन के बीच चल रहा है। अमेरिका ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया था और फिर रशिया से तेल खरीदने के मुद्दे पर 25% टैरिफ और लगा दिया और ये मिलकर 50% टैरिफ बनते हैं। अब अमेरिका के मुताबिक अगर भारत ने ईरान से व्यापार जारी रखा तो भारत पर भी कुल मिलाकर 75% का टैरिफ लग सकता है। तो अमेरिका
टैरिफ को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और यह माना जा रहा है कि अब अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश जरूर करेगा। और आज एक बार फिर रजा पहलवी ने, यह माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन कर सकता है और ईरान के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की ईरान में वापसी हो सकती है। रजा पहलवी इस समय अमेरिका में है और अगर उनकी ईरान में वापसी होती है तो एक बार फिर से ईरान का तेल अमेरिकी कंपनियों को मिलना शुरू हो सकता है। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि जो वेनेजुएला में हुआ वो सब तेल के लिए था और ईरान में भी जो कुछ हो रहा है हो सकता है वो भी तेल के लिए हो। और अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार नहीं होगा जब ईरान में अमेरिका के समर्थन से एक सत्ता परिवर्तन होगा। वर्ष 1953 में मोहम्मद मुसाद्देक ईरान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटेन की एक तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम को भारी नुकसान होने की आशंका थी। इसलिए ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर ईरान में सत्ता परिवर्तन करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था एजेक्स। और तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अपने एजेंट्स के जरिए तेहरान में दंगे भड़काए थे। इन दंगों में तेहरान में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे और ईरान के प्रधानमंत्री को तब गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद ईरान के राजा मोहम्मद रजा पहलवी की वापसी हुई और उन्होंने ईरान का तेल फिर से पश्चिमी देशों को बेचना शुरू कर दिया। ये पूरा जो तेल था ये अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए खोल दिया। और यही सत्ता परिवर्तन ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति का कारण बना था, जिसके बाद ईरान में अमेरिका का विरोध होता रहा है। उसके बाद से 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद मोहम्मद रजा अमेरिका भाग गए और आज फिर से उनके बेटे रजा पहलवी ईरान में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूं कि ये समय का जो चक्र है ये लगातार निरंतर घूमता रहता है और आपने अंग्रेजी में सुना होगा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को एक बार फिर से दोहराता है। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इतिहास एक बार फिर से ईरान में अपने आप को दोहराए। अब हम वेनेजुएला में चीन की हार को आपके लिए डिकोड करेंगे। रामचरितमानस की एक चौपाई है, भय बिनु होई न प्रीति, यानी बिना भय पैदा किए सच्चा सम्मान नहीं मिलता। जब तक भगवान श्री राम समुद्र से रास्ता देने के लिए विनती करते रहे तब तक उन्हें रास्ता नहीं मिला और जैसे ही उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया तो समुद्र ने तुरंत रास्ता दे दिया था। आज दुनिया की राजनीति में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जिस देश के पास जितनी ताकत है उसे उसी हिसाब से सम्मान मिलता है। यह सिद्धांत वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले से एक बार फिर से साबित हो गया है। लेकिन आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं इस बारे में दुनिया में बहुत कम चर्चा हो रही है, क्योंकि इस घटना के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी ताकत की चर्चा तो जरूर हो रही है, लेकिन एक एंगल ऐसा भी है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा और वो है इस पूरे घटनाक्रम में चीन की कमजोरी का उजागर होना। देखिए, इस समय ईरान जो है वो भी चीन का एक सहयोगी देश है और चीन चाहकर भी ईरान की कोई मदद नहीं कर पा रहा। इससे पहले वेनेजुएला चीन का सहयोगी देश था और चीन उसे भी बचा नहीं पाया। वेनेजुएला चीन के सबसे करीबी सहयोगी देशों में से एक है, लेकिन फिर भी चीन ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया, या ये कह लीजिए कि चीन मजबूर था, चुपचाप ये सब होते हुए देखता रहा और वो वेनेजुएला को बचाने के लिए नहीं आया। दुनिया में बड़े बड़े देशों के बीच दोस्ती आदर्शों से नहीं बल्कि ताकत, डर और हितों के संतुलन से चलती है। चीन ने पिछले 15 से 20 वर्षों में वेनेजुएला को अपना सबसे करीबी सहयोगी बनाया और तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्रोजेक्ट्स और लोन यानी कर्ज के जरिए वेनेजुएला में लाखों करोड़ रुपए का निवेश किया। लाखों करोड़ रुपया। वेनेजुएला अमेरिका का पड़ोसी देश है और चीन की पूरी कोशिश थी कि वो वेनेजुएला से दोस्ती करके अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में अपनी मौजूदगी स्थापित कर ले और वेनेजुएला के लिए भी चीन एक लाइफलाइन की तरह था। लेकिन चीन उस समय हैरान रह गया जब 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही चीन के एक डेलीगेशन ने मदुरो से मुलाकात की थी और मदुरो पर अमेरिका का एक्शन चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। पिछले करीब 23 वर्षों में
चीन वेनेजुएला में लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लोन के रूप में कर चुका है। 9.5 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। और इसके बदले में वेनेजुएला चीन को लगातार तेल की सप्लाई कर रहा था। जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके हैं, वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। तेल के भंडार के मामले में वेनेजुएला दुनिया का नंबर 1 देश है। वेनेजुएला हर दिन 9 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन करता था और उसमें से 9 लाख में से 8 लाख बैरल वो अकेले चीन को सप्लाई कर रहा था। यानी वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन था और वेनेजुएला अपने कुल प्रोडक्शन का करीब 90% चीन को सप्लाई कर रहा था। चीन और वेनेजुएला के बीच एनर्जी, टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों में 600 से ज्यादा समझौते थे। लेकिन अमेरिका के हमले के बाद चीन का यह सारा पैसा एक ही झटके में डूब गया और इतना बड़ा प्रभाव क्षेत्र चीन के हाथों से रातों रात फिसल गया और चीन कुछ नहीं कर पाया। चीन खुद को दुनिया का एक सुपर पावर कहता है और वो अमेरिका के सामने बराबरी का दर्जा चाहता है, लेकिन चीन वेनेजुएला को अमेरिका से बचा नहीं पाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बता रहे हैं और पूरी दुनिया में चल रहे जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में यही चीन की सबसे बड़ी हार है कि उसके एक सहयोगी देश के बारे में आज डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं। आज चीन के जो बाकी के सहयोगी देश हैं वो इस घटनाक्रम के बाद बहुत सहम गए होंगे और उन्होंने भी इस बात को नोट किया होगा कि चीन अगर वेनेजुएला के लिए कुछ नहीं कर पाया तो फिर उनके लिए क्या करेगा। इस बीच आज की एक और बड़ी खबर यह है कि चीन के 2 विशाल सुपर टैंकर्स जो तेल लेने के लिए वेनेजुएला पहुंचने ही वाले थे, उन्होंने वहां से यू टर्न ले लिया है और यही हाल वेनेजुएला में मौजूद चीन की बाकी गतिविधियों का भी हो चुका है या होने वाला है। यानी चीन को अब वेनेजुएला से यू टर्न लेना होगा और ये जियोपॉलिटिक्स में चीन की एक बहुत बड़ी हार है। दुनिया इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रही है और अब ताइवान पर चीन का दावा पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो जाएगा। अब चीन को अगर वेनेजुएला से तेल लेना भी है तो उसे अमेरिका के जरिए तेल खरीदना पड़ेगा, अमेरिका से डील करनी पड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि चीन और वेनेजुएला के बीच करीबी संबंधों की शुरुआत हुई कैसे। तो आप इस बात को समझिए कि जो कुछ वेनेजुएला में हुआ है ये चीन की एक बहुत बड़ी हार है और अमेरिका ने चीन को यह साफ साफ बता दिया कि इस दुनिया का सुपर बॉस कौन है। तो अब यह देखिए कि वेनेजुएला और चीन करीब कैसे आए, इनकी दोस्ती कैसे हुई और यही दोस्ती अमेरिका को पसंद नहीं थी। 21वीं सदी में चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी और उसे बहुत ज्यादा मात्रा में उस समय तेल की जरूरत थी, जबकि तेल के विशाल भंडार होने के बावजूद वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था बहुत संकट में थी और वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता था। यानी चीन को तेल चाहिए था और वेनेजुएला को पैसा चाहिए था। वर्ष 1976 से 2007 तक वेनेजुएला की सरकार ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, जिसके बाद अमेरिका ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और फिर वेनेजुएला चीन के और करीब पहुंच गया। चीन के लिए वेनेजुएला सिर्फ तेल का स्रोत नहीं था, बल्कि इसके जरिए उसे अमेरिका के पड़ोस में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया और चीन वेनेजुएला को अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए वहां पर इतना पैसा लगाया। वेनेजुएला के पास तेल के अलावा दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा सोने का भी भंडार है। साथ ही कई और महत्वपूर्ण खनिज जैसे टाइटेनियम, टंगस्टन और तांबा भी उसके पास है। इससे चीन की फैक्ट्रीज को बहुत बड़ा फायदा मिला। वर्ष 2003 से 2023 के बीच 20 साल में चीन ने वेनेजुएला को खुलकर कर्ज दिया, पैसा दिया, लोन दिया, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाया और कुछ ही वर्षों में वेनेजुएला चीन का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया। जो काम अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, यही काम पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया था, आप याद कीजिए। तो यहां मैं आपको चीन की एक भूमिका बता रहा हूं कि चीन के हाथ से कैसे उसका एक सहयोगी देश रातों रात निकल गया। और इससे 2 बातें हैं, चीन को पैसे का नुकसान तो होगा ही, अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए एक क्षेत्र उसके पास था, वो क्षेत्र निकल गया, इसका भी नुकसान होगा। लेकिन पूरी दुनिया में चीन की जो इज्जत कम हुई है एक सुपर पावर के तौर पर, सबसे बड़ा नुकसान ये है। और अमेरिका ने चीन की आंखों में आंखें डालकर उसकी नाक के नीचे से वेनेजुएला को निकाल लिया। अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कुछ इसी प्रकार का काम पाकिस्तान ने भारत के साथ किया था
वर्ष 1947 और 48 के युद्ध में आपको याद होगा, पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा कर लिया था। कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने, जिसे आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और उस समय हमारा देश इस क्षेत्र को बचा नहीं पाया, क्योंकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में चले गए, और संयुक्त राष्ट्र ने जो हमारे बीच समझौता कराया, वही समझौता आज तक हमारे बीच मान्य है, और उस समझौते के तहत हम इस इलाके को वापस ले नहीं पाए। अब ये इलाका पाकिस्तान के पास चला गया, जो पीओके था, और इसके बाद वर्ष 1963 में पीओके का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को मुफ्त में गिफ्ट कर दिया। कोई पैसा नहीं लिया, ऐसे ही उसे ये इलाका दे दिया, और इस हिस्से का नाम है शक्सगाम वैली। उस समय भारत इतना कमजोर था कि वो कुछ नहीं कर पाया, और आज चीन इस इलाके पर अपना अधिकार जता रहा है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी ही नहीं मारे गए थे, बल्कि पाकिस्तानी सेना के 100 सैनिक भी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। तो आज की बड़ी खबर आपके लिए यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के 100 सैनिक मारे गए थे। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहली बार भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बड़ी बात आज कही है। उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा कि 8 और 9 मई को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भारी नुकसान हुआ था। पिछले वर्ष अगस्त में एक लिस्ट भी पाकिस्तान की तरफ से आई थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 150 पाकिस्तानी लोगों के नाम थे, और कुछ ही दिन में पाकिस्तानी सरकार ने यह लिस्ट वापस ले ली थी। पाकिस्तान दुनिया के सामने सच्चाई को नहीं आने देना चाहता था कि भारत ने किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, और आज भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह बता दिया कि पाकिस्तान की उस लिस्ट की असली सच्चाई क्या थी। इस बार जो हमने कार्रवाई की, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली जिस तरह की फायरिंग हुई थी और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया, और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो ख़त्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया। और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों के 9 बड़े हेडक्वार्टर्स और पाकिस्तानी सेना के 11 एयर बेसेस तबाह किए गए थे, और अब पाकिस्तानी सेना ने बहुत ही चुपचाप तरीके से आतंकवादियों के लिए नए ट्रेनिंग कैंप्स बना दिए हैं। आर्मी चीफ के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तानी आतंकवादियों के 8 टेरर कैंप्स सक्रिय हैं। इसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हैं और 6 लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं। इन टेरर कैंप्स में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद आतंकवादियों को यहां से लॉन्च पैड पर ले जाया जाता है, और उसके बाद फिर उन्हें भारत में उनकी एंट्री कराई जाती है। कुछ इस तरह पाकिस्तानी सेना अपने कंट्रोल में टेरर नेटवर्क को तैयार करती है, और पाकिस्तान भारत में इसी प्रकार से आतंकवादी हमले करवाता है। लेकिन अब भारत सिर्फ आतंकवादी हमलों के सबूत ही नहीं देता, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे से वो बदला भी लेता है। और यही बात एक बार फिर से भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को लेकर कही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आज मैं आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाता हूं, आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए। ये सारे वो सबूत हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को चोट पहुंचाई थी, और हर चोट का, हर जख्म का सबूत हमारे पास है। तो 2 बड़ी बातें हैं, एक पाकिस्तान के 100 सैनिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए, और दूसरा भारत के आर्मी चीफ ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान अब भी इन टेरर कैंप्स को, आतंकवादी कैंप्स को चला रहा है। आतंकवादी कैंप्स लगातार सक्रिय हैं, उनकी लोकेशन कहां पर है ये हम जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पॉज जरूर बीच में आया था, लेकिन ये जारी रहेगा।
अब आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के एक गांव ने अपने यहां पर्यटकों के आने पर रोक क्यों लगा दी है। ये आज की हमारे देश की एक बड़ी अलग खबर है। आजकल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में पर्यटन को बढ़ावा देने पर काफी जोर दिया जाता है, लेकिन किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए यह जरूरी नहीं कि पर्यटन कोई सकारात्मक योगदान ही दे सके। कई जगहें तो ऐसी है जहां के लोग बाहर से आने वाले पर्यटकों से अब परेशान हो चुके हैं और वो मानते हैं कि देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले पर्यटक उनके क्षेत्र में पर्यावरण, माहौल और स्थानीय परंपराओं को दूषित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति इलाके में मौजूद सिसु गांव की पंचायत ने यह फैसला किया है कि वो अगले 40 दिन तक अपने क्षेत्र में पर्यटकों के आने पर रोक लगा देगी। 20 जनवरी 2026 से लेकर 28 फरवरी तक पर्यटकों को रोकने का ये फैसला किया गया है। और आप में से जो लोग पहाड़ी इलाकों में छुट्टी मनाने के शौकीन हैं, जिन लोगों को बर्फीले पहाड़ों पर घूमने जाना है, उन लोगों को अब लाहौल स्पीति जाने से बचना चाहिए। और उसके बारे में नई जानकारी भी हम आपको आज देना चाहते हैं। लाहौल स्पीति एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक दुर्गम इलाका है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 10,050 फीट है और ये इलाका अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और बर्फीले पहाड़ों के लिए जाना जाता है और यहाँ पहुँचना भी बेहद मुश्किल है। अगर आप दिल्ली से अपनी गाड़ी से लाहौल स्पीति के लिए निकलें तो आपको कुछ समय पहले तक कम से कम 15 से 16 घंटे लगते थे। मनाली से लाहौल स्पीति पहुंचने में ही 4 से 5 घंटे लगते थे, लेकिन जब से यहां पर अटल टनल का निर्माण हुआ है और अटल टनल शुरू हुई है, तब से मनाली से आप लाहौल स्पीति सिर्फ 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। और इस टनल के निर्माण से आने जाने का रास्ता बहुत आसान हो गया, जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत कम हो गया और इसी वजह से पर्यटकों की भारी भीड़ अब लाहौल स्पीति में जुटने लगी। पहले बहुत कम लोग जाया करते थे। सोचिए, वर्ष 2024 में लाहौल स्पीति में 10 लाख पर्यटक पहुंचे थे, जबकि यहां की कुल आबादी सिर्फ 35,000 है। सोचिए, 35,000 लोगों की क्षेत्र में 10 लाख लोग आ जाएं तो क्या होगा। इस इलाके में 1,000 से ज्यादा होम स्टेज, गेस्ट हाउस और होटल्स में हैं इस समय, लेकिन सिसु ग्राम पंचायत ने इन 40 दिनों में अपने सभी होम स्टेज को बंद रखने का फैसला किया है। जो भी लोग होम स्टे चला रहे थे उनसे कहा है कि अब आप इन्हें बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ गांव-गांव में होम स्टे शुरू हो गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर आकर रहना शुरू कर दिया है। फोटो खींचने के लिए, रील्स बनाने के लिए ये लोगों की पसंदीदा जगह बन गई और हालात यहाँ पर इतने बिगड़ गए कि सिसु गांव की पंचायत के लोगों को अपने गांव की संस्कृति को बचाने के लिए ये कठिन फैसला करना पड़ा। अगले 40 दिन तक सिसु गांव में हालडा उत्सव मनाया जाता है। ये जो अगले 40 दिन का समय है, ये उनके लिए एक बहुत पवित्र समय माना जाता है, जब वो अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। गांव वालों के मुताबिक नव वर्ष के दौरान मनाए जाने वाले इस धार्मिक त्योहार हालडा और पूर्णा के समय इस क्षेत्र में शांति और धार्मिक मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। गांव वाले बाहरी लोगों से होने वाली परेशानियों और उनके प्रभावों से बचना चाहते हैं और अपने त्योहारों को और अपने संस्कार को, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बाहरी लोगों से बचाना चाहते हैं। कम से कम ये 40 दिनों के लिए तो वो यही चाहते हैं। उनका मानना है कि बड़ी संख्या में बाहर से पर्यटक आते हैं तो गांव का पर्यावरण, गांव का माहौल और छवि सब कुछ दूषित होता है। तो सबसे पहले आप ये सुनिए कि इस फैसले पर वहां के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। जो टैक्सी ऑपरेटर है वो टूरिस्ट लेके आते हैं, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो फिशना पोर्ट से लेकर आगे शनाग तक हॉर्न का उपयोग ना करें। और साथ में जो टूरिस्ट है तो उनसे भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि ऑपरेटर भाई जो है उनको बताए। साथ में जो यहाँ पे होटल बने हुए हैं, कैफे बने हुए हैं, इन मालिकों से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अपने लीजर को ये बताया जाए कि साउंड जो है बिल्कुल नहीं होगा। कुल्लू घाटी में और अपर मनाली में इस समय सभी देवी देवताएं जो है वो अपने शांति निवास में चले जाते हैं। जिस तरह से मनाली में अब टूरिज़्म बढ़ा है तो विभिन्न नए लोग, नए पर्यटन के क्षेत्र, पर्यटक यहाँ आते हैं या होटल्स, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनको भी यहाँ के लोकल लोगों द्वारा इस परंपरा के बारे में अवगत कराया जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो देव परंपरा का सम्मान करें।
आज ये खबर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये समस्या सिर्फ लाहौल स्पीति के गांवों की नहीं है। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बाहर से आने वाले लोग अक्सर हुड़दंग मचाते हैं, शोर शराबा करते हैं, शर्ट उतारकर शराब की बोतल हाथ में लेकर डांस करते हैं, लोकल लोगों को परेशान करते हैं और स्थानीय लोग इतने बड़े बड़े ट्रैफिक जैम से, उसके बाद पर्यटकों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान हो जाते हैं। और ये समस्या इतनी बढ़ गई है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लोग अब परेशान होने लगे हैं। अब बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि इस बेकाबू भीड़ पर रोक लगनी चाहिए। आज इस खबर के जरिए हम भी आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहते हैं और यहाँ पर पहुँचने वाले देश के बाकी पर्यटकों से कहना चाहते हैं कि जब आप इन इलाकों में जाते हैं तो आप मेहमान की तरह जाइए और सभ्य मेहमान की तरह जाइए। आपको एक सभ्य मेहमान की तरह व्यवहार करना चाहिए। मौज मस्ती के नाम पर पहाड़ी इलाकों में गंदगी करना अच्छी बात नहीं है। कूड़े के ढेर अगर आप वहां लगाकर आ रहे हैं, उस पूरे इलाके को दूषित करके आ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। इससे वहां का पर्यावरण भी खराब हो रहा है, वहां के लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। कहीं भी सड़क पर गाड़ी पार्क करके नाचने लगना, असभ्य भाषा का प्रयोग करना, गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाना, इससे पहाड़ों की संस्कृति खराब होती है, छवि खराब होती है और वहां का पर्यावरण तो खराब होता ही है। अब समय आ गया है कि इन राज्यों का जो प्रशासन है, सरकारें हैं, वहां की जो स्थानीय पुलिस है, उसे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, सख्त नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए और ऐसी शरारती जो तत्व हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और भारत के पहाड़ी राज्य नहीं, दुनिया के कई देश ऐसे हैं और कई शहर ऐसे हैं जो पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से अब परेशान हो चुके हैं। स्पेन और इटली जैसे यूरोपीय देश में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के विरोध में लोग जुलूस निकाल रहे हैं, जबकि इन देशों को पर्यटन से काफी अच्छी खासी कमाई होती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अब जो मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर पर्यटकों की एक लिमिट तय की जा रही है। जापान के सबसे खूबसूरत जो द्वीप हैं वहां पर पर्यटकों की भारी भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है और यहां भीड़ ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए हर दिन सिर्फ 1200 पर्यटकों की लिमिट तय कर दी गई है। इसी तरह स्पेन में होम स्टेज को लेकर एक सख्त फैसला हुआ है। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां के घरों में नए होम स्टेज बनाने पर रोक लगा दी गई है और इसी साल मई में स्पेन की सरकार ने 66,000 होम स्टेज को अवैध घोषित कर दिया था और यहां पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी गई थी। इसी तरह इटली के वेनिस में भी वहां के लोग भीड़ से परेशान होने लगे हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए भी वहां की सरकार ने, प्रशासन ने नए नियम बनाए हैं। ऐतिहासिक धरोहरों को ज्यादा प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए अब ये जो देश हैं अपने यहां नए नए कानून बना रहे हैं। अब एक और अच्छी खबर आई है हमारे देश के डिलीवरी बॉयज के लिए। अब 10 मिनट में डिलीवरी करने का जो नियम है उस पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले से हो सकता है बहुत सारे कस्टमर्स खुश नहीं होंगे, लेकिन हमारे देश के जो लाखों डिलीवरी बॉयज हैं उनकी सुरक्षा के लिए यह फैसला बहुत ज़रूरी था। भारत के श्रम मंत्रालय ने 10 मिनट में होम डिलीवरी को रोकने के लिए क्विक कॉमर्स कंपनियों के साथ एक बैठक की थी और इसके बाद सभी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने 10 मिनट में डिलीवरी करने का दावा जो वो करते थे, इसे हटाने का फैसला किया है। ये सारी कंपनियां जो हैं अब इसे फॉलो करेंगी और एक क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट ने तो आज से ही अपनी टैगलाइन भी बदल दी है। ब्लिंकिट की जो पुरानी टैगलाइन थी वो थी 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स। मतलब 10,000 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम 10 मिनट में डिलीवर कर सकते हैं। अब उनकी नई टैगलाइन है 30,000 प्लस प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। मतलब वो डिलीवरी तो देंगे आपके घर पर, आपके डोर स्टेप्स पर अब वो ये नहीं कह रहे कि ये 10 मिनट में ही होगा। और ज़ेप्टो और स्विगी जैसी जो दूसरी क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं वो भी अब ये दावा नहीं करेंगी कि 10 मिनट के अंदर आपके घर सामान पहुंच जाएगा। 10 मिनट में डिलीवरी को रोकने की मांग को लेकर गिग वर्कर्स ने 31 दिसंबर को भी हड़ताल करने की कोशिश की थी और डिकोड में हमने उस दिन भी इस वजह से जो डिलीवरी बॉयज़ को परेशानी होती है
उसका जिक्र आपके सामने किया था और हर बार इसे बंद करने की अपील हम लगातार अपने इस शो के जरिए करते आ रहे हैं। आजकल भारत में इंस्टेंट डिलीवरी की एक रेस चल रही है। पिज्जा से लेकर खाना पीना, फल, सब्जियां या कोई भी सामान, ई कॉमर्स कंपनी आपसे वादा करती हैं कि कुछ ही मिनटों में आपके घर पर पहुंच जाएगा। क्विक कॉमर्स की हर कंपनी कम समय में सामान घर पहुंचाने का विज्ञापन दे रही है और इसका सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है हमारे डिलीवरी बॉयज पर, जो लगातार ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके घर पहुंचकर वो सामान डिलीवर करें। और आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी जान की भी उतनी ही कीमत है। एक बड़ा सवाल तो ये है जो हम भी कई बार उठाते हैं कि इन पर यह दबाव डाला जाता है कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी होनी चाहिए। ये जो ऐप्स हैं ये आपसे वादा करती हैं कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, और जब ये डिलीवरी बॉयज़ लेट होते हैं तो फिर इन पर जुर्माना लगाया जाता है, इनके पैसे काट लिए जाते हैं। अब बड़ी बात यह है कि अपनी जान जोखिम में डालकर किसी भी तरह, कई बार तो ये यातायात के नियमों को तोड़कर भी सही समय पर आपका सामान लेकर आपके घर पर आ जाते हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मौसम कैसा भी हो, लेकिन इन्हें सही समय पर पहुंचना है, चाहे इनकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो ये लगातार ये मुहिम चल रही थी जिसमें हमने अपना एक योगदान दिया, और जब पूरे देश में कोई मुहिम चलती है तो उसका फायदा तो होता ही है। डिलीवरी बॉयज़ 10 मिनट में सामान की डिलीवरी करने के लिए बहुत तरह के जोखिम उठाते थे। तेज़ स्पीड में बाइक चलाते थे, कई बार ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना पड़ता था, कई बार उनकी दुर्घटनाएं हो जाया करती थी। आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां डिलीवरी बॉयज़ की दुर्घटना हो गई, लोगों से मारपीट हो गई, और ऐसे में ये नियम बंद होना एक बिल्कुल सही शुरुआत है। हालांकि डिलीवरी बॉयज़ के लिए अभी और कई सुधारों की आवश्यकता है, जैसे हर डिलीवरी बॉय को कम प्रीमियम पर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा मिलनी चाहिए, उन्हें बेसिक रिटेनरशिप भी मिलनी चाहिए, और डिलीवरी बॉयज़ पर लागू होने वाले सभी नियम पारदर्शी होने चाहिए। आप इन्हें सिर्फ कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमारा देश इस समय 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो लोग हैं जो अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, बाजार नहीं जाना चाहते, या तो वो अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहते, उनके पास समय नहीं है, या वो मेहनत नहीं करना चाहते, अपना समय बचाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका समय बहुत कीमती है और पैसे के दम पर उनका मनचाहा सामान उन्हें तुरंत अपने घर पर चाहिए, चाहे इसके लिए किसी और की जान खतरे में ही क्यों ना पड़ जाए, क्योंकि ये वो वर्ग है जो इंतज़ार नहीं कर सकता। दूसरा वर्ग उन बेरोजगार युवाओं का है जो बहुत मजबूरी में अपनी जान खतरे में डालकर सर्दी, गर्मी और बरसात में एक गुलाम की तरह हमारे देश के धनाढ्य वर्ग की सेवा में लगे रहते हैं। और हाल ही में मुझे एक डॉक्टर ने लिखा था कि उनके पास बड़ी संख्या में ऐसे डिलीवरी बॉयज़ आ रहे हैं जो मानसिक तनाव या स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, हालात जो हैं काम करने के, वो अच्छे नहीं हैं, वो बहुत परेशान हैं। इसलिए आज हम देश के तमाम ग्राहकों से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा धैर्य लाइए, थोड़ा इंतज़ार करना सीखिए। अगर कोई सामान 10 मिनट की बजाय 20 मिनट या 30 मिनट में भी आ जाए तो इसमें आपके जीवन में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा सा तेज़ भागना अच्छी बात है। हमारे डिलीवरी बॉयज़ तो तेज़ भाग ही रहे थे, लेकिन शायद उनके कस्टमर उससे भी ज़्यादा तेज़ भागना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा रुक कर चलिए और अपने जीवन में इंतज़ार को अपनाइए, और फिर आप देखिए आपको अच्छा भी लगेगा और ये हमारे डिलीवरी बॉयज़ के लिए भी अच्छा होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि स्ट्रे डॉग्स और डॉग लवर्स पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कौन सी सख्त टिप्पणी की है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। कौन है जो जोड़े देश को?
विकसित भारत का विकसित भारत। स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा हमारे देश में बहुत दिन से चल रहा है और आज इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई है। स्ट्रे डॉग्स और डॉग लवर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कुत्ते के काटने से किसी बच्चे या बुजुर्ग की मौत हो जाती है या वो जख्मी हो जाते हैं तो ऐसे हर मामले में राज्य सरकार से भारी मुआवजा वसूला जाना चाहिए। यानी आने वाले दिनों में कुत्तों के काटने के मामलों में सुप्रीम कोर्ट मुआवजा देने का आदेश भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि अब उन लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी जो ये कहते हैं कि वो स्ट्रे डॉग्स को खाना खिला रहे हैं। कोर्ट का मानना है कि आवारा कुत्तों के नाम पर लोगों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता और इसीलिए आज कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को स्ट्रे डॉग से प्यार है तो उसे आप अपने घर पर लेकर जाइए। कोर्ट ने आज ये भी साफ किया कि आवारा कुत्ते किसी व्यक्ति या संगठन के कब्जे में नहीं होते। पिछले दिनों कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जब नगर निगम के कर्मचारी स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने गए तो उन्हें कुछ लोगों ने रोक दिया। कोर्ट का कहना है कि अगर कोई डॉग किसी की निगरानी में है तो उसे पालतू माना जाएगा और इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। पिछले साल आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में इसका बहुत विरोध हुआ था। इसके बाद फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच को यह केस सौंपा गया था और आज उसी बेंच की सुनवाई हुई थी, जिसके बारे में हम आपको रिपोर्ट आज कर रहे हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक समय के बाद नींद पहले जैसी नहीं रहती जिसमें हम सुनहरे सपने देखते थे। अब रात को थकान सुलाती है और सुबह होने से पहले जिम्मेदारियां उठा देती हैं। नमस्कार। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोहड़ी दी बधाइयां, अज मिल के जश्न मनावांगे। लोहड़ी दियां लख लख बधाइयां।